मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला जो बेटा लागू हुआ था हरियाणा में, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है हरियाणा की पॉलिटी से। कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। भीमसेन सच्चर पंजाब के सीएम थे, उन्हीं के मामले पर सच्चर फार्मूला हमारा आया था। सच्चर फार्मूले में क्या बात थी? दो चीज़ों को बांटा गया, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र। घग्गर नदी के इस साइड का क्षेत्र हिंदी भाषी रहा और उस साइड का पंजाबी भाषी हमारा रहा। मैं बात करूं हिंदी भाषी क्षेत्र की, भाषा हिंदी थी, लिपि देवनागरी थी और द्वितीय भाषा का दर्जा जो देना था वो पंजाबी को देना था। पंजाबी भाषी क्षेत्र की भाषा पंजाबी थी, लिपि गुरुमुखी थी और द्वितीय भाषा का दर्जा हिंदी को हमारा देना था। पंजाबी भाषी क्षेत्र के नेता थे मास्टर तारासिंह और हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता थे बलवंतियाल। कोई दिक्कत नहीं थी, समस्या नहीं थी, परंतु हरियाणा के बुजुर्गों ने सीधा सीधा स्पष्ट मना कर दिया कि हम लोग पंजाबी क्यों बोले, क्योंकि पंजाबी हिंदी बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, परंतु हम मान के चलो हिंदी क्यों बोले पंजाबी, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा थी। और हमारे यहाँ पर जो हरियाणा के थे वो पंजाबी क्यों बोले, क्योंकि पंजाबी और कहीं काम आने वाली लैंग्वेज हरियाणा वालों के लिए नहीं थी। और सच्चर फार्मूला हिंदी भाषी क्षेत्र में काफ़ी बदनाम हुआ और क्या हो गया, एक प्रकार से असफल रहा भीमसेन सच्चर का हमारा फार्मूला। आगे मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ राज्यों का पुनर्गठन। ये बात पूरी करने के बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों के हरियाणा के ऊपर आ जाऊँगा, क्योंकि आज के दिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो काफ़ी गहराई से पूछा जाता है बेटा। नहीं, मैं सीधा सीधा भी आप लोगों को बता देता, इतनी गहराई में चलने का कारण हमारा यही है कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। राज्यों का पुनर्गठन, आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, स्वतंत्रता मिली और ये हमारे यहाँ पर विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न धर्म के लोग हमारे यहाँ पर रहते थे। अलग अलग लोग अलग अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया। मान के चलो पंजाबी भाषी पंजाबी राज्य की मांग करने लगे, तेलुगु भाषी तेलुगु राज्य की मांग करने लगे, जो पश्चिम में ये सिक्किम है, त्रिपुरा, ये अलग से मांग करने लगे। एक प्रकार से पूरा भारत बिखर गया। और हमारे जो राष्ट्रपति थे, आप लोगों को पता है, राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। जब देश की आज़ादी हमें मिली उससे पहले कांग्रेस इतने ज़्यादा वादे कर चुकी थी जिसका कोई अनुमान नहीं, परंतु वो वादे निभाने वास्तव में व्यवहार में संभव नहीं थे। उन वादों को लेकर काफ़ी दिक्कतें रही और इस बात को लेकर हमारे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले कदम उठाया कि जिस प्रकार से लोग राज्य की मांग कर रहे हैं इस प्रकार से तो फिर वही रजवाड़ों वाला काम हो जाएगा। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोग राज्य की मांग करना शुरू कर देंगे और पूरे भारत के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से पाकिस्तान अलग हुआ है, कल को मान के चलो पता नहीं 100-200 पाकिस्तान हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, जिसमें देश को नुकसान होगा। और पहली बार भाषा को लेकर, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर एक मैटर आया कि भाषा के आधार पर हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बात क्या थी? इस बात के लिए सर्वप्रथम जो हमारा आयोग बनाया गया था उस आयोग की बात करता हूं मैं, एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग, एस.के. धर आयोग के गठन क्यों किया गया था? गठन का कारण क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कहाँ तक उचित और कहाँ तक अनुचित है। गठन का कारण, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित, सही है या गलत है, इस आधार पर एस.के. धर आयोग की स्थापना। एस.के. धर क्या थे? हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे इलाहाबाद के। एस.के. धर आयोग की हमारे यहाँ पर स्थापना कर दी गई। ये एक बात मैं बता देता हूँ, एस.के. धर सेवावृत्त हो चुके थे और एस.के. धर आयोग 4 सदस्यीय था। एस.के. धर आयोग 4 सदस्यीय था। ये नहीं बताते
मेरे हिसाब से राज्यों के पुनर्गठन की जब बात करें, एस.के. धर आयोग के लोग बात ही नहीं करते हैं और ये बताना वो नहीं बताते कि कब हुआ था। मैं बता देता हूँ, इसका गठन हुआ था जून 1948 में। आयोग का जो गठन हुआ जून 1948 में, और जो इसने रिपोर्ट सौंपी थी, ज़्यादा दिन लगाए थे, एस.के. धर आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी दिसंबर 1948 में। और एस.के. धर आयोग ने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कहीं तक भी उचित नहीं है, बिल्कुल क्या है, गलत है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अनुचित है। अगली बात मैं आप लोगों के साथ कहूँ, कहाँ उचित और कहाँ अनुचित है, ये मैटर हमारा समाप्त हो चुका है। अब एक बात और मैं बताता हूँ धर आयोग की। धर आयोग ने कहा राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए। राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि बेटा सबसे पहले मेरी कही हुई बातों को सुनिए। अगर आपको बाई चांस कोई भी चीज़ नोट करनी है, एक बार कंप्लीट वीडियो मान के चलो, 2 घंटे के आसपास की हरियाणा की प्रशासनिक वीडियो रहेगी हमारी। हो सकता है वो आपको टुकड़ों मिले, हो सकता है कंप्लीट दे दे, ये सेंटर का काम है। तो आप लोगों को पहले पूरी प्रॉपरली शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी कहानी आप लोगों को सुननी है, क्या क्या बातें हुई थी। फिर जो आपको नोट करना आप नोट कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ राज्यों के पुनर्गठन क्यों हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति ने सोचा कि जो हम लोगों ने स्वतंत्रता से पहले लोगों को गारंटी दी थी, भाषा के आधार पर आप लोग हर प्रकार से स्वतंत्र होंगे, क्या वो चीज़ें हम दे सकते हैं। और आज़ादी के बाद लोगों ने आवाज़ उठाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। और उसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने आवाज़ उठाई थी। तेलुगु भाषी राज्य की आवाज़ हमारे यहाँ पर हुई थी। अगर बात आए कि सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी, तो तेलुगु भाषी, जिसके बाद में आंध्र प्रदेश हमारा राज्य बना। राष्ट्रपति ने एस.के. धर आयोग बनाया, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। और बनाया क्यों, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कहाँ तक उचित और कहाँ तक अनुचित है। एस.के. धर आयोग 4 सदस्यीय था। गठन जून 1948, रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी गई। और राज्यों का पुनर्गठन का आधार इन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार होना चाहिए। भाषा के आधार पर इन लोगों ने बिल्कुल क्या कर दिया, मना कर दिया। इस बात को सुनकर कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे इंडिया में बवाल मच गया। और क्या हो गया, अलग अलग राज्य ने अलग अलग तरीके से अपनी मांग रखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और इसमें खास में दक्षिण भारत के कई राज्य काफ़ी सामने हमारे यहाँ पर आए। अब राष्ट्रपति क्या करता, अब हमारे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा और उसके परीक्षण और उसकी जानकारी के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया, एक समिति बनाई गई। एक प्रकार से यह आयोग नहीं था, समिति का नाम था GVP समिति। क्यों बनाई, एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। ये क्या हुआ था हमारे यहाँ पर, जयपुर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था दिसंबर 1948 में। जयपुर अधिवेशन गठन कब हुआ था GVP समिति का, दिसंबर 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंप दी थी, अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में गठन क्यों किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो एस.के. धर रिपोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया था उस बात के ऊपर विचार करने के लिए। क्यों, क्योंकि लोगों की आज भी आस थी कि उन्हें अलग धर्म, अलग राज्य, इस प्रकार की स्थिति मिले। अब गठन हुआ और रिपोर्ट GVP, जी का मतलब आप लोगों को वैसे ही पता, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। V का मतलब वल्लभ भाई पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल आप समझ जाएंगे। और पी का मतलब पटाभी सीतारमैया। आप लोग इन दोनों नामों से परिचित हैं, सरदार पटेल के नाम से भी परिचित हैं। ये कौन है इसके बारे में एक दो लाइन में बता देता हूं। पटाभी सीतारमैया वही थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, उस समय पटाभी सीतारमैया ही उनके खिलाफ चुनाव में उतरे थे। और गांधी जियों की पूर्णतः सपोर्ट थी, सरदार जियों की भी पूर्णतः सपोर्ट थी। फिर भी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी भारी मतों से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इनकी हार के बाद गांधी जियों ने कहा था कि ये उदारवादियों या पटाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। और इस बात से दुखी होकर पूरी की पूरी कांग्रेस की कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया था। और 1938 का आप लोगों को पता होगा त्रिपुरा संकट। 1938 का क्या, त्रिपुरी। एक बात मैं बताता हूँ, त्रिपुरा वैसे ही निकल जाता, त्रिपुरी संकट। इस 1938 की त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था, इसमें फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी सभी नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, मौलाना आज़ाद, जितने भी थे। और उग्रवादियों में सुभाष चंद्र बोस हमारे थे। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की इन लोगों ने स्थापना की थी। और उनका एक प्रकार से वो कांग्रेस से क्या हो गए थे, दूर हो चुके थे। एक अलग विचारधारा के अंदर वो देश को लेकर चल पड़े थे। अब जीवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी। और रिपोर्ट में पाया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। राज्यों का पुनर्गठन क्या है बेटा, उचित नहीं है। इन्होंने भी कहा कि एसके धर आयोग रिपोर्ट बिल्कुल सही है, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। परंतु मैटर ही बदल गया इस रिपोर्ट के बाद। तेलुगु भाषियों के नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। मैंने क्या कहा, पूरे इंडिया के अंदर बवाल मच गया कि प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि राज्यों को भाषा के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। और जीवीपी समिति की रिपोर्ट आते ही कहते हैं कि दक्षिण भारत में आंदोलन काफ़ी तेज हो गया। और इसी वक्त मैं बात करूं कि पोट्टी श्रीरामुलु जो तेलुगु भाषी नेता थे, अमरण अनशन पर बैठ गए। जो तेलुगु भाषी नेता थे वो अमरण अनशन पर बैठ गए। ये किस बात को लेकर गए थे, अलग से एक राज्य की मांग कर रहे थे, आंध्र प्रदेश। छप्पनवें दिन, कई किताबों में 56वें दिन आता है और कई किताबों में 58वां दिन आता है, परंतु मेरा पर्सनली आंकड़ा 56 दिन है। 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। और दक्षिण भारत के जो मैं बात करूं, आज हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, इस साइड में आंदोलन इतना ज़्यादा फैल गया जिसका कोई अनुमान नहीं। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद नेहरू जी मजबूर हो गए और भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में अलग कर दिया गया। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया। आंध्र प्रदेश बनाया गया, तेलुगु भाषी राज्य बना था। मैं बात करता हूं 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना 2 जून 2014 को।
अब एक बात बता देता हूं, जब ये आंध्र प्रदेश बना था इस वक्त जो इसकी राजधानी थी कर्नूल। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है और तेलंगाना की राजधानी क्या है? वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी की मैं बात करूं हैदराबाद। हैदराबाद बेटा आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, तेलंगाना की है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनी? अमरावती। शुरुआती दौर में जब अलग हुआ था कर्नूल। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन सा अलग हुआ था? 1953 में, वो भी आंध्र प्रदेश। किसके अनशन के कारण? पोटी श्रीरामुलु के कारण। आंध्र प्रदेश कौन सा था? तेलुगु भाषी राज्य था। अब आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए पुत्रों कि भाषा के आधार पर सरकार ने इसकी मृत्यु के बाद, नेहरू ने इसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही ये घोषणा कर दी थी कि आंध्र प्रदेश को अलग से एक तेलुगु भाषी राज्य बनाया जाएगा और उसका बाद में नाम रखा गया था आंध्र प्रदेश। इतना कुछ हो गया। अक्टूबर, अगर मैं बात करूं 1 अक्टूबर 1953 को बना था आंध्र प्रदेश। सभी राज्यों ने अपनी अपनी मांग उठाना शुरू कर दिया और हरियाणा भी इनमें से एक था। सरकार के सामने एक सवाल आया, क्योंकि आप लोगों को पता है इस वक्त तक सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे थे और नेहरू एक समाजवादी नेता थे। उसने सोचा अगर भाषा के आधार पर इसी प्रकार से मैं राज्यों के टुकड़े करूंगा, जो सरदार पटेल ने 563 विरासतों को मिलाकर, कई जगह 562 भी आता है, इतनी विरासतों को मिलाकर जो इस देश का निर्माण किया था, इसके तो टुकड़े ही हो जाएंगे। इन टुकड़ों को मैं कैसे संभालूं? और उसने राज्य पुनर्गठन के लिए 1953 में, मैं बात करता हूं दिसंबर 1953 की ये बात थी, फजल अली आयोग की स्थापना की। या मैं पूरी बात करूं आप लोगों को, सैयद फजल अली आयोग। ये आयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बने थे। दिसंबर 1929 दिसंबर 1953 की अगर मैं बात करूँ, ये था इन लोगों ने जो फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो जुलाई 1956 में की थी। गठन दिसंबर 1953। रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट लागू ही हो गई थी या लागू हुई? वो हुई जुलाई 1956। सैयद फजल अली आयोग कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था। पहले आप लोगों को पता अध्यक्ष सैयद फजल आयोग, सैयद फजल अली। दूसरे सदस्य की मैं बात करूं KM पाणिकर। तीसरे की अगर मैं बात करूं हृदयनाथ कुंजार, पंडित थे। ये 3 सदस्य हमारे बनाए गए थे जो भाषा के आधार पर अलग थे। अब दिसंबर 1953 में आई और ये रिपोर्ट लागू हो गई जुलाई 1956 में। कई बार आता है कि सैयद फजल अली आयोग कब हमारी लागू हुई थी? जुलाई 1956 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर बोलते राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956, राज्य पुनर्गठन एक्ट जुलाई 1956। इसके तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। चौदह राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। जुलाई 1956 में जो था ये 7वां संविधान संशोधन था। राज्य पुनर्गठन एक्ट क्या था? 1956 था। अब क्या बात थी? फजल अली आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए।
राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। नेहरू बंदूक लेकर पाछा फड़ दिया। यह बात माम जेवीपी समिति ने भी कही थी, और ये तो एसके धर ने भी कह दी थी। तुम ना लगता क्या क्या, मैंने कहा था कि सोल्यूशन निकालो, तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, फिलहाल भाषा के आधार पर राज्यों को अलग कर दो और उसको नाम दे दो प्रशासनिक आधार पर। इस प्रकार से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे लागू हुए थे। और जुलाई 1956 में जो ये 7वां संविधान संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन एक्ट हुआ था, आगे जितने भी राज्यों का निर्माण होता, चाहे हरियाणा का हो चाहे किसी का भी हो, वो राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत हमारा होता है। हमने बात की थी कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने जो हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग उठी थी, वो मांग एक प्रकार से बेकार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी, मैंने बात की होगी सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। सच्चर फार्मूला मैंने क्या बताया, 1 अक्टूबर 1949। आगे मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ। अब फार्मूला आया क्षेत्रीय फार्मूला। क्षेत्रीय फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, ये क्षेत्रीय फार्मूला एक प्रकार से क्या था, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 था। भारतीय संविधान संशोधन होने के बाद एक्ट 1956 के तहत क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। एक्ट 1956 के तहत हरियाणा में क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया, लाया गया। क्या था ये क्षेत्रीय फार्मूला? बिल्कुल सेम टू सेम था। ये एक्ट 1956 क्या हो गया, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956। इस समय अगर मैं बात करूं, जो हमारे 1957 में सीएम थे इस समय पंजाब के, प्रताप सिंह कैरो। कौन थे बेटा? हमारे प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो हमारे क्या थे, सीएम थे। सारी संभावनाएं थी। क्षेत्रीय फार्मूला भी क्या था, 2 हिस्सों में बढ़ना था, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। वही बातें, हिंदी भाषीय क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र। मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ और कहते हैं कि क्षेत्रीय फार्मूला के लागू करने की इस वक्त पूरे चांस थे, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री चाहते। पता नहीं क्यों नहीं चाहे, क्या उस वक्त घटना या परिस्थिति रही, और क्षेत्रीय फार्मूला भी हमारा क्या रहा, एक प्रकार से असफल रहा। क्षेत्रीय फार्मूला भी हमारा क्या रहा, एकदम से क्या रहा बेटा, असफल रहा। हम मैं बात करता हूँ धीरे धीरे कि कैसे मिला जब ये क्षेत्रीय फार्मूला हो गया। मैं थोड़ी ही बात कर लेता हूँ मास्टर तारा सिंह की। आप लोगों को मैं बता दूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र तो जब हम 1947 में अलग हुए थे और आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था, हिंदी भाषा क्षेत्रों ने उसी वक्त मांग उठा दी थी। उसमें ताऊ देवीलाल की बात हो, भगवत दयाल शर्मा की बात हो, राव वीरेंद्र की बात हो, जितने भी हो, परंतु मैंने हिंदी भाषी क्षेत्र नेता कौन बताया था, बलवंत त्याल आप लोगों को बताया था। अब हिंदी भाषी क्षेत्र में काफ़ी मांगे उठने लगी और हिंदी भाषी क्षेत्र पूरी तरह से जोर लगा रहा था कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए इस वक्त। परंतु स्थिति और परिस्थिति इंसान के हाथ में नहीं होती। हिंदी भाषी तो अपनी मांग उठा रहे थे। मैंने आप लोगों को 2 नेता बताए, एक हिंदी भाषी क्षेत्र बलवंत त्याल। अब मैं पंजाबी नेता की बात कर लेता हूँ, मास्टर तारा सिंह, अकाली दल का नेता मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह की अगर मैं बात करूं, 1948 में मास्टर तारा सिंह ने एक पत्र लिखा था, अजीत पत्र। अजीत पत्र में सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग रखी गई थी। क्या रखी थी बेटा? पंजाबी सूबे की मांग रखी थी। और इस मांग का मखौल उड़ाया था यूनियनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो इस पंजाब में। तो मैंने कहा था
एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए थे और उन चुनावों के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी। हरियाणा और पंजाब में छोटू राम की पार्टी बनी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, जिसको हम एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी भी कह देते हैं। जब इस मास्टर तारा सिंह अकाली दल के नेता थे, अकाली दल के नेता की मांग का मखौल उठाया गया, अकाली दल के नेता की मांग का मखौल उड़ाया गया, परंतु ये पंजाबी सूबे वाली मांग लोगों को काफ़ी पसंद आई, पंजाबी सूबे की मांग लोगों को पसंद आई। ये यहाँ पर जो अकाली दल की मखौल उड़ाया गया था, ये इस वक्त जो सरकार थी यूनियनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, इनकी सरकार थी और इन्होंने मखौल उड़ा दिया कि हिंदी भाषी क्षेत्र तो ही हरियाणा की मांग कर ही रहे हैं, ये पागल है, ये पंजाबी भाषी क्षेत्र की ही मांग कर रहा है। मामला बिगड़ता गया, स्थिति परिस्थिति बिगड़ती गई और लोगों ने मास्टर तारा सिंह का साथ देना समझा और साथ देने लगे। अब मामला क्या हुआ, एक साइड में हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता बलवंत दयाल, प्रमुख नेता बलवंत दयाल, ताऊ देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा, चौधरी रणबीर सिंह, हुड्डा पापा राव वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के लीडर थे, छन्नो देवी पहली अध्यक्ष थी। परंतु नेता किसको मानना आप लोगों को, अगर ये हिंदी भाषी क्षेत्र का कभी भी क्वेश्चन आता है तो नेता पुत्रों आपको मानना बलवंत दयाल को। अब इनको भी सपोर्ट मिल गई और इनको भी, ये बिल्कुल एक प्रकार से आम पब्लिक या जनता या जो हमारे नेता थे वो सहमत थे कि अलग अलग कर दिया जाए पंजाबी भाषी क्षेत्र की और हिंदी भाषी क्षेत्र की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मास्टर तारा सिंह ने अजीत पत्र में मांग उठाई थी, परंतु ये मांग जब जोर पकड़ी, ये मेरे हिसाब से 1960 के आसपास, 1960 के आसपास मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। कैसे आंदोलन किया गया, मैंने आप लोगों को बताया 1957 में क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ था। क्षेत्रीय फार्मूला क्या हुआ था बेटा, लागू हुआ था। इसके बाद मास्टर तारा सिंह ने सर्वप्रथम उठाया था इस मांग को। ये क्षेत्रीय फार्मूला लागू होते ही हमारे यहाँ पर मास्टर तारा सिंह ने आंदोलन शुरू कर दिया लगभग 1960 में। मांग तो वहीं से शुरू हो गया था, परंतु 1960 के आसपास क्या हो गया था, काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी और मामला थोड़ा आगे बढ़ने लग गया था। 1960 में सिखों के अलग से नेतृत्व शुरू कर दिया। आंदोलन मास्टर तारा सिंह को सरकार ने उठवा लिया, सरकार ने क्या कर दिया, गिरफ्तार। इससे में सीएम कौन थे पंजाब के, प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो को लगा अगर आप क्या है नेता को उठा लोगे मास्टर तारा सिंह को तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई। समस्याएं ज़्यादा कैसे बढ़ गई, आप लोगों को एक हरियाणा की पॉलिटी पढ़ते हुए एक आदमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, संत फतेह सिंह। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए किसी न किसी नेता की जरूरत होती है। जब मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, संत फतेह सिंह क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या है, आप लोगों को पता है कि भाई कोई भी अगर सहमति ना हो तो एक कॉमन आदमी के ऊपर सहमति बन जाती है और संत फतेह सिंह को नेता चुन लिया पंजाबी सूबा के लोगों ने। अब संत फतेह सिंह का नाम है पता बाबा। अब संत साहब को मान के चलो डेली कैप्सूल 1000 mg 2000 mg 5000 mg, और संत फतेह सिंह को यही नहीं पता था कि तुम पूरे इतने बड़े क्षेत्र का क्या बन गया, नेता बन गया। और इस संत फतेह सिंह ने
अनशन शुरू कर दिया। और इस संत फतेह सिंह के साथ हिंदी भाषी क्षेत्र के भी नेता लगे और हर जगह बाबा 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 फतेह सिंह फतेह सिंह फतेह सिंह फतेह सिंह फतेह सिंह हो गए। अब पंजाब के सीएम कौन थे? पंजाब के सीएम थे प्रताप सिंह। कह रहा हूँ मास्टर तारा सिंह से जेल में मिलने के लिए गए। बोले तारे, बोले हाँ। बोले रिश्ताड़े तन्ने देख कर गए थे, पक्का भी तेरा करके, सगाई भी तेरी करके, क्योंकि 1948 से लेकर 1960 तक पंजाबी सूबे का नेता कौन रहा? मास्टर तारा सिंह रहा। परंतु अब जब मेन घड़ी आई, कौन बैठ गया उस सीट पे? संत फतेह सिंह बैठ गया। तो बेटा रिश्ताड़े देख कर तारा सिंह ने गए, सगाई तारा सिंह के घर गए, अरे ब्याह का टाइम पे कौन है का जम गया? संत फतेह सिंह। ये बात मास्टर तारा सिंह को सहनी नहीं हुई। और जब सहन नहीं हुई बेटा, क्या कर दिया उसने? प्रताप सिंह कैरो के साथ योजना बनाई और संत फतेह सिंह का अमरण अनशन तुरवाया। और क्या कर दिया कि जूस का गिलास पिया और अनशन क्या हो गया? एक प्रकार से चला गया। अब लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे बात थी। साथ में 1962 में भारत चीन युद्ध और 65 में भारत चीन युद्ध। अब भारत चीन युद्ध जब नज़दीक आया, उसके बाद संत फतेह सिंह ने क्या कर दिया? 1965 के आसपास की बात है, अमरण अनशन की क्या कर दी? घोषणा कर दी अकाल तख्ते के सामने। कि जब तक जीऊंगा तब तक अनशन पर रहूंगा अगर हरियाणा और पंजाब को अलग नहीं किया गया। इसी वक्त 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। उन्नीस सौ 65 में क्या हो गया बेटा? पाकिस्तान के साथ हमारा क्या हो गया? युद्ध हो गया। सरकार युद्ध के बाद संत फतेह सिंह ने अपना अमरण अनशन वापस ले लिया और काफ़ी सहयोग दिया। युद्ध के बाद परिस्थिति बदली और दोनों धड़ों के हिंदी भाषी क्षेत्र के और पंजाबी भाषी क्षेत्र के नेतृत्व में सरकार दबाव में आ गई और एक अलग से हरियाणा देने की मांग उन लोगों ने कर ली और संसद के अंदर अपना बिल क्या कर दिया? पारित कर दिया। सरकार दबाव में आई और दबाव में आने के बाद हुकम सिंह समिति हमारी यहाँ पर आई थी। सरकार दबाव में आई युद्ध के बाद और सरदार हुकम सिंह हमारे सीएम भी रहे हैं। इसे मैं लोकसभा अध्यक्ष के पद पर थे। सरदार हुकम सिंह समिति का गठन, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की क्या की गई बेटा? बात की गई। कई कमेटियों का, कई संसदीय कमेटी का गठन किया गया और हुकम सिंह सितंबर 1965 में राज्य मंत्री के संसद में दोनों पंजाब में ये प्रश्न बना था। ये मैं बात करूं सितंबर 1965 के आसपास हमारे यहाँ पर सरदार हुकम सिंह कमेटी बिठाई गई थी और गृह मंत्रालय ने इस बिल को क्या कर दिया था? एक प्रकार से पास कर दिया था। एक संसदीय समिति का गठन किया गया, एक संसदीय समिति का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? सरदार हुकम सिंह की। गृह मंत्रालय ने चीज़ों को पास कर दिया था। संसद में, केंद्र में कोई दिक्कत हमारी नहीं थी। हुकम सिंह कौन था? पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। इस बात का फैसला हुकम सिंह ने किया था कि हरियाणा और पंजाब अलग हों। फिर इसी हुकम सिंह की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन किया गया था। जेसी शाह सीमा आयोग। यह बात कौन कहा गया था? न्यारे होंगे हरियाणा पंजाब, सरदार हुकम सिंह। बासन का सन अलग अलग करना, जमीन बांटना, पशु बांटना, भाई यह तुम्हारा बांटा है जगह, ये तुम्हारा बांटा है। इसके लिए कौन सी समिति बनी थी? जेसी शाह सीमा आयोग का हमारा क्या किया गया था? गठन किया गया था 23 अप्रैल 1966 को।
ये इसकी रिपोर्ट लागू हो गई थी इस वक्त, इसकी जो वो हुई थी, ये तो सरदार हुक्म सिंह 1965 में ही बना दी थी समिति जो संसदीय बनी थी सितंबर 1965 में रिपोर्ट लागू हुई थी, मान के चलो इसकी बात मान ली गई थी। सीमा आयोग और मैं बात करता हूँ सरदार हुक्म सिंह समिति सर्वप्रथम हरियाणा के रोहतक में आई थी, सर्वप्रथम हरियाणा के रोहतक में आई थी। सितंबर 1965 में जो इसकी सिफारिश थी वो सारी की सारी क्या मान ली थी, मान ली गई थी। जैसी सीमा आयोग हमारा आया और इस सीमा आयोग से हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष 3 मार्च 1966 को चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हुक्म सिंह से मिले थे। देखो सरदार हुक्म सिंह ने कह दिया था हरियाणा पंजाब बिल्कुल अलग हो, इसके लिए हरियाणा संघर्ष समिति, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालों के लाल देवीलाल किससे मिले, हुक्म सिंह से मिले थे। किससे मिले थे बेटा, वो हुक्म सिंह से मिले थे और इनकी गुजारिश पर ही किसकी स्थापना की थी, जेसी शाह सीमा आयोग की हमारे यहाँ पर स्थापना की गई थी। अब मैं बात करता हूँ जेसी शाह सीमा आयोग। दोबारा मैं बताने वाला हूँ कि जेसी शाह ने अपने ਨੂੰ बताया था कि अम्बाड़ा हरियाणा में रहेगा या चीज़ पंजाब में रहेगी या पाकिस्तान में रहेगी या हरियाणा की चीज़ है, कसन बासन बांटे। जेसी शाह आयोग, जेसी शाह आयोग क्या था, एक सीमा आयोग। जेसी शाह कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय। कितने सदस्य थे बेटा इसमें, 3 सदस्य। ये मान के चलो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जेसी शाह। आप लोगों को एक बात बताऊं, 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन हुआ था। आगे मैं बात करता हूँ कौन था। पहले मैं बात करूँ जो इसके अध्यक्ष थे वो तो जेसी शाह हो ही गए। जो और 2 सदस्य थे, श्री एस दत्त, श्री एस दत्त। तीसरा अगर मैं आप लोगों के सदस्य बात करूं, M.N. फिलिप, ये 3 सदस्य हमारे थे जो सीमा आयोग के थे। 31 मई 1966 को, 31 मई 1966 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत हरियाणा और पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956, के तहत पंजाब का लगभग तीसरा हिस्सा, लगभग तीसरा हिस्सा का मतलब 35.38%, हरियाणा बनाया गया था। एक बात और यहीं पे मैं कर देता हूँ कि खरड़ और चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल नहीं हो गए। ये बात किसने कही थी भाई, चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल नहीं होंगे, ये बात कही थी श्री एस के दत्त, श्री एस दत्त। हरियाणा अगर श्री एस दत्त नहीं बात बीच में अड़ाते तो खरड़ और चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा बनाए जाने की बात की जा रही थी इस वक्त।
तभी जाके चंडीगढ़ को इसको क्या कर दिया था, केंद्र शासित रूप दे दिया था। दोनों लोग सहमत थे, हर मुद्दे पर तीनों आदमी सहमति अनिवार्य थी, हर मुद्दे पर तीनों की सहमति क्या थी, ये राजी था और ये भी राजी था कि चंडीगढ़ को किसमें दे दो, हरियाणा में। परंतु कौन नहीं माने बेटा खरड़ तहसील पर, इस पर श्री एच दत्त हमारे नहीं माने थे और यही हमारा वो हुआ था। अब पंजाब पुनर् एक्ट के तहत हरियाणा को 35.88% हिस्सा वो हो गया और ये पारित कब हुआ था, 18 सितंबर 1966 को हरियाणा पंजाब का हिस्सा बनेगा। ये पारित हुआ था, संसद में पारित 18 सितंबर 1966